नमस्ते, नमस्कार। आप हमारे चैनल के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स हमने पॉलिटी का जो स्टार्ट किया है, उसमें उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो कॉन्सेप्ट पे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है संघवाद फेडरलिज्म। संघवाद फेडरलिज्म। संघवाद फेडरलिज्म। संघवाद या फिर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। किसी भी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं। या तो उसको हम लोग उसमें फेडरल फीचर्स होंगे या फिर एकात्मक फीचर्स होंगे, यूनिटरी फीचर्स होंगे। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को या तो फेडरल में हम लोग उसको कैटेगराइज करके रख सकते हैं या फिर यूनिटरी सिस्टम में, एकात्मक या संघात्मक। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स जब बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, उस टाइम हमारे सामने दो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण थे। एक एकात्मक यूनिटरी सिस्टम का और दूसरा फेडरल सिस्टम का। दो सबसे बड़े जो उदाहरण एग्जाम्पल्स हमारे पास थे वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आदर्श संघवाद का दर्जा जिसे दिया जाता है कि आइडियल फेडरलिज्म, आइडियल फेडरल सिस्टम है वहां पे। और दूसरा यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके का जो सिस्टम था, जिससे हम लोग परिचित थे क्योंकि हम लोगों के पास, हम लोग आज़ादी से पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे, ब्रिटिश के गुलाम थे हम लोग। और आज़ादी की लड़ाई के बाद हम जीत हासिल किए। तो हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन लोगों ने सोचा कि किस तरह की व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में की जाए, किस तरह की व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में की जाए। तो कई सारे सवाल थे, कई सारे जवाब थे। इतिहास हमारे पास था, हमारे पास कई सारे एम्परर्स रहे हैं, एक्सटर्नल अटैक्स हुए हैं हमारे ऊपर। तो कई लोगों का मानना यह था कि हम लोग केंद्र जो हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो केंद्रीय जो व्यवस्था थी, सेंटर में जो था, जब जब वीक पड़ा है, बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ है, इसलिए सेंट्रलाइज्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो और बहुत पावरफुल हो। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल अटैक के शिकार हो जाएंगे। चाहे मुगल काल की बात कर लें, जैसे मुगल काल में सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वीक हुआ, ब्रिटिश हमें गुलाम बना लिए। तो जब भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी वीक हुई है, बाहरी आक्रमण हुआ है, बाहर से अटैक, वल्नरेबल हो जाते हैं। तो एक उनके दिमाग में ये था कि सेंट्रल अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़े तो हम अपने यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की रक्षा कर सके, अपने देश की भौगोलिक जो रक्षा कर सके, भौगोलिक रूप से जो एक है उसकी हम रक्षा कर सके, एकता और अखंडता की रक्षा कर सके। तो ये सब लोगों के जहन में था। दूसरी तरफ जो माइंड में था वो था हमारे भारत का पार्टीशन, जो धर्म के आधार पे पार्टीशन हो गया था। धर्म के आधार पे दो देश बट गए। तो एक ये भी एक दर्शाता था कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर रहेगा तो कम्युनल जो फोर्सेस हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन के बीच में जो राइट्स होंगे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और सेसेशनिस्ट टेंडेंसी जो अलगाववाद है, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश था, कई सारी भाषाएं, कई सारे धर्म के लोग, कई सारे रीजन, कई सारे रिलीजन, बहुत सारे। आप विविधता में देखिए कि 22 तरह की भाषाओं को हम लोगों को रखना पड़ा। अष्टमी जो हमारा जो 8th शेड्यूल है, अष्टम सूची जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 22 भाषाओं को रखना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक भाषा नहीं थी, किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सब एक बराबर है, 22 भाषा को एक दर्जा दिया गया, एक यूनिक, आप कह सकते हैं कि इक्वल प्रेफरेंस दिया गया।
सभी भाषाओं को, सभी 22 भाषाओं को। तो ये चैलेंज थे, बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों के पास कि कौन सी व्यवस्था को चुना जाए। तो हमारे पास जो उदाहरण था, एक यूनाइटेड किंगडम जो एक हरी यूनिटरी सिस्टम था, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आदर्श संघवाद, आइडियल फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, संघवाद का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और फेडरल सिस्टम क्या होता है। दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि दोनों होता क्या है। एक तरफ आप देखेंगे यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम, और दूसरी तरफ जो है फेडरल सिस्टम, संघवाद। संघवाद तो संघवाद का मतलब होता है, अगर अगर आप संघवाद या इसको अगर आप पावर के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे होता है शक्तियों का संकेंद्रण, शक्तियों का संकेंद्रण, शक्तियों का संकेंद्रण। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्तियों को एक जगह, एक केंद्र होता है, वहीं पे पावर होता है, उसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और इधर होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यहां पे आप विकेंद्रीकरण, संकेंद्रण है तो इधर विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। फिगर में आप अगर देखें तो यहां पे ये केंद्र है, ये सेंटर या केंद्र, सारी शक्तियां इसी में सन्निहित हैं, सारी शक्तियां इसी के पास, सारे पावर्स हैं, इसी के पास सारे अथॉरिटी हैं। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तभी हम कहते हैं कि यूनिटरी सिस्टम। बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सरलता के लिए, आसानी के लिए हम लोग शक्तियों को बांटते हैं, प्रशासनिक कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए शक्तियों का विभाजन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। यहां अगर हम बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्र में शक्तियां नहीं है, केंद्र में शक्तियां नहीं, केंद्र है तो इससे फ्लो कर रहा है पावर्स, अलग अलग यूनिट्स हैं, आप कह लीजिए अलग अलग यूनिट्स हैं, और उसके पास भी पावर्स हैं। ये ए है, बी है, इन सब, ये सब मान लीजिए कि पावर के सेंटर्स हैं, इन सब के पास भी पावर्स हैं। केंद्र में एक पावर है और बाकी अथॉरिटीज के पास भी पावर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र के पास शक्ति है, और दूसरी भी अथॉरिटी है जहां पे शक्तियां हैं। अगर आप पावर को मैं एक नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूं, जैसे लाइन में ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पावर है, पूरे पावर आप कह लीजिए कि ये पूरी शक्ति है। इसमें एक सेंटर है जिसके पास केंद्र, जिसके पास शक्ति है, और कई सारे प्रशासनिक यूनिट्स हैं जिसमें शक्तियों को बांटा गया है। इसी को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म, शक्तियों का डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शक्तियों को अलग अलग यूनिट्स में विभाजित करना एक केंद्र पावर है, और बाकी जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो उनमें शक्तियों का बंटवारा, उनमें अलग अलग शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और ये है आपका राज्य सरकार। छोटे छोटे जो हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट, और ये है सेंटर, सी, और बाकी एस है, S1 S2 S3 कर सकते हैं आप, S1 S2। इनके बीच में हम लोगों ने पावर को डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब है
कहने का मतलब है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी कहने का मतलब है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी, दो स्तर पे आपको शासन व्यवस्था होगी, दो स्तर पे शासन व्यवस्था पर शासन व्यवस्था, दो स्तर पे आपकी शासन शासन या प्रशासन की व्यवस्था होगी, एक स्तर पे नहीं। और यहां पे क्या है, एक स्तर पे, एक स्तरीय प्रशासन, एक ही यूनिट है। सिंगल पॉलिटी आप कह सकते हैं इसको, सिंगल या यूनिटी पॉलिटी, यूनिटरी पॉलिटी, सिंगल पॉलिटी या यूनिटी, यूनिटरी पॉलिटी, सिंगल या यूनिटरी पॉलिटी आप कह सकते हैं। एक ही है, शक्तियों का यहां विभाजन आज हमने दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कल हम उसको हो सकता है केंद्र में वापस बुला लें। यहां जो दोहरी व्यवस्था होती है, परमानेंट व्यवस्था होती है, केंद्र के ऊपर राज्य निर्भर नहीं होते हैं। राज्यों की जो शक्तियां होती हैं अपनी खुद की शक्तियां होती हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां होती हैं, गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के ऊपर उनका वर्चस्व या उनका औचित्य निर्भर नहीं है। They are not dependent, their existence is not dependent on the central government. Rather, they derive authority from central government. Sorry, constitution. They derive authority from constitution, not from central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, दे ऑल्सो डिराइव पावर फ्रॉम अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट्स जो दूसरे शासन पे जो स्टेट्स हैं, दूसरे पायदान पे जो स्टेट्स हैं, उनकी भी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। संविधान में ही राज्यों के बारे में बात की गई है, राज्यों की शक्तियों के बारे में भी संविधान की बात की है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने उस शक्तियों को आपको दिया है। राज्य का जो औचित्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है। तो हम लोग एक और जो अंतर समझ सकते हैं कि यहां पे लिखित संविधान नहीं है, संविधान नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान, लिखित संविधान का मतलब ये है कि जो शक्तियां हैं वो लिखी हुई हैं, रिटन है। स्टेट्स के पावर कितने हैं, जैसे हमारी 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे केंद्रीय सूची है, राज्य की सूची है, यानी केंद्र के पास कुछ शक्तियां दी गई हैं कि आपको पास जो कानून बनाने की शक्ति है इन विषयों पे आप बना सकते हैं। राज्यों को भी शक्तियां दी गई हैं कि राज्य भी इन सूचियों पे कानून बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का होना अपने आप को दिखाता है कि फेडरल फीचर्स कह सकते हैं आप। फेडरलिज्म का एक फीचर है कि संघवाद होने के जो संघवाद, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई देश फेडरल है या फिर संघवाद वहां पे है, तो लिखित संविधान होना अपने आप में एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि यहां पे संघवाद है। उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर फेडरलिज्म की ही चर्चा कर रहे हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी एक फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसका क्या काम है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में अपने शक्तियों को विभाजित कर दिया, बांट दिया। अगर मान लीजिए एक दूसरे के कार्यों में केंद्र और राज्य हस्तक्षेप करती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जो जहां पे केंद्र या राज्य जा सके। अगर राज्य की सरकारों की शक्तियों के ऊपर अगर केंद्र काम करती है या उनकी शक्तियों को छीन लेती है, तो उनके पास एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना बहुत अनिवार्य है, बहुत कंपलसरी है फेडरल गवर्नमेंट में, कि जहां राज्य जाए और अपने जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान वहां पे खोज सकें। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड स्वतंत्र न्यायपालिका अपने आप में एक फेडरल फीचर है।
इधर आप देखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। इधर जो होगा आपका एक हरी न्यायपालिका, एक हरी न्यायपालिका, यूनिफाइड जुडिशियरी, यूनिफाइड जुडिशियरी। इधर हम लोग यूनिटरी फीचर्स देख रहे हैं। तो यहां जुडिशियरी भी यूनिफाइड है, यानी कि हमारे यहां जैसे हमारे देश में है कि यहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन हाई कोर्ट है, उसके अधीन अधीन जो है अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट जुडिशियरी, उसके अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर आता है अधीनस्थ न्यायालय। ऐसी एक हरी व्यवस्था है। और अगर फेडरलिज्म की बात हम करें तो यहां ड्यूअल जुडिशियरी भी है, ड्यूअल जुडिशियरी, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका। यानी राज्यों में, हमारे यहां नहीं है, यूएस में है ऐसा सिस्टम कि अगर आप राज्यों में देखें, राज्य में जो हाई कोर्ट है वो देश में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीन काम नहीं करते हैं, उनका स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के से ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जो वहां पे है यूएस में, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए सेंट्रल लेवल पे, लेकिन उनके सबऑर्डिनेट या उनके कंट्रोल में स्टेट्स के हाई कोर्ट नहीं आते हैं। उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका है और राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका है। दोहरी शासन व्यवस्था है, दोहरी न्यायपालिका भी है, ड्यूअल जुडिशियरी भी है। और यहां पे सिंगल जुडिशियरी होगी, यूनिफाइड जुडिशियरी होगी। इधर आप देखें तो ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। यानी आपको जो नागरिकता का कार्ड जो है राज्य भी इशू करेगा और केंद्र भी इशू करेगा, राज्य भी इशू करेगा और केंद्र भी इशू करेगा। और इधर अगर आप देखेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। एकमात्र आप देश के नागरिक हैं, राज्य के पास नागरिकता देने की शक्ति नहीं है, राज्य को नागरिकता देने की शक्ति नहीं है, सिर्फ आप केंद्र के नागरिक हैं। राज्य के पास, राज्य है ही नहीं। एक तो आप देखेंगे कि एक हरी व्यवस्था है तो वहां राज्य के पास है ही नहीं, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। एकल नागरिकता का सिद्धांत यहां पे होता है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और भी अगर आप कुछ फीचर्स देखना चाहें, दोहरी चुनाव व्यवस्था, दोहरी चुनाव व्यवस्था, ड्यूअल इलेक्टोरल सिस्टम। यहां पे सिंगल होगा, सिंगल, एकल इलेक्टोरल सिस्टम। वहां राज्य सरकार है ही नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार है। तो एकल चुनाव व्यवस्था आप कह सकते हैं, एकल चुनाव व्यवस्था, एक हरी चुनाव व्यवस्था। यहां पे दोहरी कार्यपालिका या विधायिका, दोहरी कार्यपालिका या विधायिका, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दोनों स्तर पे, केंद्र स्तर पे भी होगा आपका लेजिस्लेशन और राज्य स्तर पे भी आपका लेजिस्लेशन होगा, दोनों स्तर पे होगा, ड्यूअल लेवल पे। और यहां पे सिंगल, सब कुछ सिंगल, एकल आप कह सकते हैं, सिंगल, सिंगल यूनिटरी, यूनिटरी लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव, सब कुछ सिंगल है। सिंगल जुडिशियरी, उधर ड्यूअल जुडिशियरी, इधर सिंगल सिटीजनशिप, उधर ड्यूअल सिटीजनशिप, सिंगल लेजिस्लेचर, ड्यूअल लेजिस्लेचर, दोहरी शासन प्रशासन व्यवस्था, कानून बनाने की व्यवस्था दोहरी है। इधर एक ही यूनिट है जो कानून बनाता है पूरे देश के लिए।
दो कोई यूनिट ही नहीं है। तो ये हमारे पास अगर आप देखेंगे कि दोहरी चुनाव व्यवस्था यानी राज्य का चुनाव अलग होगा, केंद्र का चुनाव अलग होगा, वहां पे आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। एक ही बार चुनाव होगा, उससे आपका फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक ही सरकार है, केंद्र सरकार है। राज्य सरकार का औचित्य नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल उस तरह से प्रोविजन नहीं है। तो ये आपको अंतर स्पष्ट हो गया कि एक हरी यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम, संघवाद। अब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके, फ्रांस, जापान, इन देशों को अगर आप एग्जाम्पल्स में अगर डिवाइड करेंगे तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यहां पे आएगा। एग्जाम्पल उदाहरण में मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आपको यहां आएगा। एग्जाम्पल्स में आपका यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और उधर आपका यूके, फ्रांस, जापान। इधर आपका यूनिटरी सिस्टम में यूके है, फ्रांस है, जापान है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी की, इंडियन शासन प्रशासन की, कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने देखा होगा तो ये अनुमान लगा लिया होगा कि हमारे पास कुछ बाएं साइड से मेरे कुछ चीजों को लिया गया है और कुछ दाहिने साइड से भी लिया गया है। तो हमारे यहाँ जो फीचर्स हैं, हमारे जो संघ, हमारे यहाँ भी फेडरलिज्म है, डेफिनेटली हमारे यहाँ संघवाद ही है, लेकिन कुछ फीचर्स यूनिटरी सिस्टम के हैं और कुछ आपके फेडरल सिस्टम के हैं, यानी हम कहीं बीच में आते हैं। मध्य मार्ग को हमने अपनाया, जहां की व्यवस्था हमें अच्छी लगी उसको हमने अपना लिया। दोनों की व्यवस्थाओं को साथ लेके, समागम आप कह सकते हैं, दोनों को मिला के एक मिडिल पाथ हमने लिया, और दोनों ही के फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे शासन प्रशासन में देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, इंडियन फेडरलिज्म को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे। इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद को हम लोग कहां रखेंगे, भारतीय संघवाद को हम लोग कहां रखेंगे। तो हमारे यहां पे आप देखेंगे कि फेडरल फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स, संघवाद, संघीय व्यवस्था। अगर आप देखते हैं कि हमारे पास अगर भारतीय संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का जो आधार है वो संघीय रखा गया है, फेडरल रखा गया है, क्योंकि हमने, आप देखेंगे कि दोहरी शासन व्यवस्था, हमने शक्तियों को, पहला फीचर आप कह सकते हैं कि हमने शक्तियों का विभाजन किया है, शक्तियों का विभाजन किया है हमने, केंद्र और राज्य के बीच में, और राज्य के बीच में तो हम संघीय हैं, सेंटर है ये स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर हमने किया है, ऑफ पावर, और मौखिक रूप से नहीं है, केंद्र के कहने पे हम राज्यों का औचित्य नहीं है, या फिर उनकी स्टैंडिंग केंद्र पे डिपेंडेंट नहीं है। लिखित संविधान है हमारे यहाँ पे, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका सेवेंथ शेड्यूल है, सेवेंथ शेड्यूल, which divides power between center and state, which divides power between seven center and state law making powers, लॉ मेकिंग पावर्स को डिवाइड करता है। इसके बाद संघीय व्यवस्था में हमारे पास जो फीचर्स हैं, तीसरी जो हम लोग देखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है हमारे यहाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है, जुडिशियरी,
जिसको जिसके पास 131 आर्टिकल के अंतर्गत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया गया है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार अधिकार के अंतर्गत जो आता है केंद्र राज्यों का विवाद, केंद्र राज्यों के मध्य विवाद, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, और भी आते हैं इसमें डिस्प्यूट्स, दो अलग राज्यों के बीच का डिस्प्यूट अगर है तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। दो राज्य बनाम केंद्र। तो आप देखिए कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है और आर्टिकल 131 जो है उसके तहत जो मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत केंद्र राज्यों के मध्य का जो विवाद है उसको सुलझाने की व्यवस्था भी है। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे है, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो आधार जो है संघीय है, क्योंकि हमारे पास फीचर्स हैं, ड्यूअल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन प्रशासन भी है। दोहरी शासन प्रशासन में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट भी है, विधानसभा भी है। विधानसभा अलग कानून बनाती है, पार्लियामेंट अलग कानून बनाता है, दोहरी कानून बनाने की प्रक्रिया है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव भी है, सेंट्रल लेवल पे भी मंत्रालय मंत्री परिषद है और राज्य स्तर पे भी मंत्री परिषद है, एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो आपके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, हमारे पास लिखित संविधान है, 7 शेड्यूल है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब लेकिन संघीय आधार तो है लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है वो भी देख लीजिए। यूनिटरी फीचर्स, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान को यूनिटरी भी बनाती हैं। एकात्मक लक्षण आप कह सकते हैं, जो एकात्मक लक्षण, तो आप देखिए सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास यूनिफाइड जुडिशियरी है, एक ही संविधान है, एक संविधान, राज्यों का अलग संविधान नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान है, एकल नागरिकता है, यूनिफाइड जुडिशियरी है, यूनिफाइड जुडिशियरी है। यूनिफाइड जुडिशियरी अपने आप में आप देख सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। इसके अलावा एक जो कई बार कहा जाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, सेवा, अखिल भारतीय सेवा, इसमें 3 सेवाएं आती हैं, अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवाएं आती हैं। कौन कौन है? तो अखिल भारतीय सेवा के तहत IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, वन सेवा, पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS, और इनको हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। UPSC के माध्यम से इनकी बहाली होती है। केंद्र यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्रीय स्तर पे है, बहाली तो उन्होंने किया, लेकिन वो काम कहां करते हैं? राज्यों में। अगर दोहरी शासन प्रशासन व्यवस्था है तो ये आप कह सकते हैं कि अपवाद है, ये आपका दोहरी शासन व्यवस्था के खिलाफ ये बात जाती है कि राज्यों में शासन प्रशासन के लिए जो कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा ये केंद्र तय करता है। तो ये कहीं ना कहीं
अगर आदर्श संघवाद होता तो यूपीएससी सिर्फ केंद्र के लिए अधिकारियों को चुनती, जैसे सेंट्रल सर्विसेज, जो बाकी जो सर्विसेज है जैसे सेंट्रल एक्साइज है, सेंट्रल इनकम टैक्स है, ये सब क्या है, केंद्रीय, आईआरटीएस है, ये सब केंद्रीय सेवाएं हैं जो पूरे टाइम, पूरे जीवन भर केंद्र के ही अंतर्गत रहते हैं, केंद्र के द्वारा ही सैलरी पाते हैं, सब कुछ केंद्र ही उनका प्रमोशन करेगा, केंद्र के अधीन काम करते हैं, चाहे उनकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो। आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज वाले लोग जो हैं, फॉरेन इसलिए मैं नहीं बोल रहा, फॉरेन सर्विसेज इज अगेन सेंट्रल सर्विसेज में आते हैं वो, तो फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन नहीं, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज, ये यूपीएससी के द्वारा जरूर चयनित होते हैं, लेकिन ये काम राज्य सरकार के अंतर्गत करते हैं। राज्य में ये डीएम बनते हैं, राज्य में ये सेक्रेटरी होते हैं, राज्य एग्जीक्यूटिव के जो मिनिस्टर होते हैं उनके अंतर्गत प्रधान सचिव होते हैं। और ये नियुक्ति किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। इनका प्रमोशन, आगे का सब कुछ, करियर, ये सब केंद्र के द्वारा, सब कुछ केंद्र के द्वारा। ये केंद्र में भी काम करते हैं समय समय पे और राज्यों में भी काम करते हैं, यही प्रमोट होके बाद में केंद्र में भी काम करते हैं। तो ये जो विरोधाभास, जो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ आइडियल फेडरलिज्म, ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ हमारे पास जो फीचर्स हैं वो हमें संघीय बनाता है, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमें संघीय नहीं बनाता है, एंटी फेडरल फीचर्स आप कह सकते हैं। इसलिए कई सारे स्कॉलर्स ने भारतीय संघवाद को आदर्श संघवाद, आइडियल संघवाद हमने नहीं कहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरफ आदर्श संघवाद है, आदर्श संघवाद, आइडियल फेडरलिज्म, आइडियल फेडरलिज्म, और दूसरी तरफ यूनिटरी सिस्टम, एक खरी व्यवस्था। इस दोनों के बीच में हमारा इंडियन फेडरलिज्म आप कह सकते हैं, इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद जो है इन दोनों के बीच में है, संघवाद इस दोनों के बीच में है, इस दोनों के बीच में है। एकात्मक व्यवस्था और आदर्श संघवाद, एकात्मक व्यवस्था और आदर्श संघवाद के बीच का हमारा भारतीय संघवाद है। दोनों के फीचर्स लेके इसलिए हम लोग इंडियन को कहते हैं हम लोग सेमी फेडरल, सेमी फेडरल, क्वासी फेडरल भी टर्म यूज किया जाता है, क्वासी फेडरल, या हिंदी में आप कह लीजिए अर्ध संघीय, अर्ध संघीय, अर्ध संघीय। बेस जरूर फेडरलिज्म का है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अर्ध संघीय हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एकात्मक लक्षण भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं और फेडरल फीचर्स भी हैं। तो हम लोग आदर्श संघवाद ना होके, ना ही हम एक हरी, हमारे पास एकात्मक व्यवस्था है, हम अर्ध संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में है, क्योंकि दोनों के ही फीचर्स हैं। अब इसका कारण क्या है, इसका विश्लेषण जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट थी कि सेंटर को थोड़ा सा शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए, और हमारे यहाँ का जो संघवाद है वो सेंटर की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, यानी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर के पास, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो जो अब अगर पिक्चर हम लोग बनाएंगे, जैसे पिक्चर है, ये पावर्स हैं, ये पूरा पावर है, तो केंद्र का जो सर्कल है वो बड़ा है, ये केंद्र, सेंटर, केंद्र का सर्कल बड़ा है, केंद्र की शक्तियों का सर्कल जो बड़ा है, स्टेट्स का छोटा छोटा है, स्टेट्स का छोटा छोटा है। आदर्श संघवाद होता तो सबके सर्कल, सारे सर्कल्स बराबर होते। हमारे यहां क्या है, केंद्र का पलड़ा भारी है, केंद्र को ज्यादा शक्ति है, के पास ज्यादा शक्तियां हैं, किसकी तुलना में, राज्यों की तुलना में। सेंटर हैज मोर पावर, हैज मोर पावर्स, मोर पावर्स इन सेंस, कानून बनाने की व्यवस्था ही देख लीजिए आप, जो 7 शेड्यूल में आपका सेंट्रल लिस्ट है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 98 सब्जेक्ट्स हैं। राज्य की सूची में अगर आप देखेंगे तो कम सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट्स ही हैं। उसके बाद एक समवर्ती कंकरेंट लिस्ट है जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति होती है कि जहां केंद्र भी बना दिया, राज्य भी बना दिया, तो केंद्र का कानून राज्य के ऊपर
प्रभावी हो जाता है, राज्य के कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। केंद्र ने अगर कानून बना दिया, राज्य ने भी कानून बना दिया, तो केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा। सेंट्रल लॉ शैल प्रिवेल, अगर टकराव की स्थिति होती है तो आपने देखा कि कानून बनाने की शक्ति भी केंद्र को ज्यादा मिली हुई है। उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, अगर आपात की स्थिति होती है तो पूरा देश एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, एकात्मक लक्षण के साथ। पूरा शासन प्रशासन का संकेंद्रण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है। पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रल अथॉरिटी इज ऑल पावरफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी। सारे स्टेट के पास की जो अथॉरिटी है, कानून बनाने की शक्ति, सब कुछ सारी शक्तियां केंद्र में आ जाती हैं। तो इमरजेंसी के दौरान पूरी कंट्री जो है यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एक अगेंस्ट द आइडियल फेडरलिज्म है। इस तरह की व्यवस्था अमेरिका में आप देखने को नहीं पाएंगे कि कभी ऐसा हो कि केंद्र जो है शक्तियां वापस ले ले। यूएसए की बात करें तो राज्य के पास सारी शक्तियां हैं, सारी की सारी शक्तियां हैं। एक ही लिस्ट है वहां पे, वो है सेंट्रल लिस्ट, जिसमें कहा जाता है कि केंद्र सरकार के पास 3 शक्तियां हैं। 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो देश की रक्षा, डिफेंस ऑफ द कंट्री, कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो उसकी व्यवस्था करना, और तीसरा है विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है ये इसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की है, यानी वहां पे राज्य ज्यादा पावरफुल है। Over the time, center has become very powerful because of the system और जो पॉलिटिक्स हुआ उसकी वजह से। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिजाइन किया गया है कि स्टेट्स ने अपने सारे पावर अपने पास रखे हैं और केंद्र के पास सिर्फ 3 ही शक्तियां दी हैं। हमारे यहाँ केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो केंद्र की तरफ पलड़ा भारी है। इमरजेंसी सिचुएशन में 352 आर्टिकल है जिसके तहत इमरजेंसी सिचुएशन होता है। प्रेसिडेंशियल रूल की बात है कि जहां पे 356 के अंतर्गत आप राज्य सरकार को भंग कर सकते हो और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी, उस टाइम पे आप सारे बजट पे स्टेट के कंट्रोल हो जाता है, फाइनेंसेस पे स्टेट के आपके कंट्रोल हो जाता है, यानी सेंटर के पास ज्यादा अथॉरिटी है। एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल, वेरी पावरफुल, और एकात्मक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो संघवाद में बस इतना ही है। हमारे यहाँ केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। जैसे यूएसए में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि राज्य आपस में आए मिलकर और देश का निर्माण किए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम में ही आपको समझ में आता होगा कि कुछ स्टेट्स आए, आपस में मिलकर एक देश का निर्माण किया। वहां राज्य पहले है और देश बाद में। हमारे यहाँ इसका विपरीत, देश पहले है और राज्य बाद में है। यानी राज्यों का जो विभाजन हुआ है प्रशासनिक कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से है। तभी आप देखेंगे कि अनुच्छेद 3 और 3 में अगर आप आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो राज्यों को तोड़ मरोड़ के अलग राज्य बना देना, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना देना, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना देना, नए राज्यों का निर्माण कर देना, पूरी तरह से सेंट्रलाइज, सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास ये शक्ति दी गई है। तो कई मामलों में ऐसा लगता है कि राज्य जो है केंद्र के अधीन है, केंद्र के मर्जी पे है, केंद्र के ही मर्जी पे वो लोग टिके हुए हैं, क्योंकि ना उनका नाम भी बदल सकता है, उस राज्य की बाउंड्री को भी चेंज कर सकता है, उसके स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर भी कर सकता है। और हुआ भी है। आप लोग जानते होंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1956 में बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्टेट्स का निर्माण किया गया। किसने किया? पार्लियामेंट ने। आंध्र प्रदेश तेलंगाना को अलग किसने किया? पार्लियामेंट ने। बिहार को झारखंड से अलग किसने किया? पार्लियामेंट ने। तो ये संसद की शक्ति है कि 2 राज्यों को तोड़ के या एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य में कन्वर्ट कर दे, इस पूरी की पूरी शक्ति। लेकिन ओवर द टाइम प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने कभी अपना मनमाना नहीं किया है। भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग थी, लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो डिमांड थी, वो लोगों से आई थी, ग्राउंड से आई थी। आंध्र प्रदेश में श्री रामुलु जो गांधीयन लीडर थे उनका डेथ हो गया था, तब जाके भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण होता है आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का निर्माण होता है। तो दिस डिमांड केम फ्रॉम द पीपल। सेंटर से हमने केंद्र सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया कि बिहार को झारखंड से बांट दो। झारखंड से लोगों का डिमांड था कि हमें अलग राज्य बनाया जाए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में प्रोटेस्ट होते थे तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए। तो लोगों के डिमांड पे ही पार्लियामेंट ने एक्ट किया है।
तो आप कह सकते हैं कि राज्य ने अपना मनमाना नहीं किया है, आर्टिकल 3 का मिसयूज नहीं किया है, डिमांड जो नीचे से आई है उसी के ऊपर उसने एक्ट किया है। तो ओवरऑल अगर इस तरह की बात अगर आती है मुख्य परीक्षा में कि इंडियन फेडरलिज्म तो अजीब है, मतलब इसमें तो ना तो इसको आप ट्रूली फेडरल कह सकते हैं ना ट्रूली यूनिटरी कह सकते हैं, ये कैसी व्यवस्था है। कई सारे स्कॉलर्स ने भी कुछ बातें कही हैं इसको लेके। तीन चार बातें हैं जिसको आप अगर जान लेंगे तो अच्छी बात है। सबसे जो बेहतरीन बात कही है वो है आपके ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने। उन्होंने कहा है कि भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहना बेहतर होगा, सहकारी संघवाद का दर्जा देना बेहतर होगा। उसी तरह से मॉरिस जोन्स कहते हैं कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, सौदेबाजी संघवाद, यानी राज्य जो है सौदा करते हैं केंद्र के साथ शक्तियों के लिए और बहुत सारे टैक्स के डिमांड के लिए बार्गेन करते हैं वो लोग कि हमें ज़्यादा टैक्स में शेयर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें और पैसे दीजिए, शक्तियां हमें और दीजिए। बार्गेनिंग वाला कौन कहते हैं? तो मॉरिस जोन्स। क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय, ये केसी वीर ने कहते हैं। ये जो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा कि अर्ध संघीय वाली जो बात हमने की थी, ये अर्ध संघीय, ये केसी वीर, केसी वीर, केसी वीर। उसी तरह से आइवर जेनिंग है, आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग, जो कहते हैं कि भारतीय संघवाद तो है लेकिन सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां हैं, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है यहाँ पे, सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां हैं, आइवर जेनिंग। तो आप फेडरलिज्म में आज के लिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर से अगली क्लास में हम लोग आएंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कोशिश करेंगे, पॉलिटी का जो हमारा जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को देखते जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी समझ पैदा करेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर करेगी, क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को समझेंगे। जब भी कोई वर्ड यूज किया जा रहा है आपके सामने, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, तो आपका मीनिंग आपके पास क्लियर होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, फिर आप बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे, बेहतर आपकी समझ होगी। और पॉलिटी पूरी तरह से समझ के ऊपर ही डिपेंड है करता है, कैसे आप सवाल को टैकल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही पूरी तरह से बेस्ड है, पीटी में भी और मेंस में भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आएगा, आपकी समझ को बेहतर बनाने में ये मददगार होगा। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।